गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था और वो अब इलबरी कबीले का एक तुर्क था। और शुरुआत में ही जैसे हम पढ़ रहे हैं इन दास शासकों के बारे में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसको बेचा गया था, किसके हाथों में बेचा गया था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश इलबरी कबीले का तुर्क था और ईशान खान के यहाँ पे वो पैदा हुआ था। तो वो जो है अपने पिता का काफ़ी चहेता था, पिता से काफ़ी लाड़ दुलार उसको मिलता था। लेकिन उसके चचेरे और उसके जो सौतेले भाई थे वो इन सब बातों को सहन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से काफ़ी प्रतिद्वंद चलता गया उनके बीच में। और इसी ईर्ष्यालुपन के कारण उसके सौतेले भाइयों ने जमालुद्दीन नाम के एक व्यापारी को बेच दिया। जमालुद्दीन जो है उसको लेकर के गजनी चला गया। तो कुछ समय वो गजनी रहा, फिर उसको जो है गजनी के एक दिन वो दास बाजार में ले गया। दास बाजार में उसने अपने कुशल व्यक्तित्व से और अच्छे चरित्र से और अपनी बातों से जो विद्वतापूर्ण उसने उस बाजार में की, उससे गजनी के बाजार के लोगों में आकर्षण का वो एक केंद्र बन गया। उसने अपने बातों से उनको आकर्षित कर लिया। तो इस प्रकार से जो है कुछ समय वो गजनी के बाजार में रहा। फिर उसको कहते हैं कि वो बगदाद ले गया जमालुद्दीन। बगदाद में वो सूफी संतों के संपर्क में आया और धर्म की जो है जो सुहरावर्दी सूफी संतों के संपर्क में आया था और उससे काफ़ी जो है धार्मिक कृत्यों की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जो है बगदाद के बाद उसको फिर कुछ समय वहाँ रहा वो। फिर उसने जो है उसको बुखारा ले जाया गया जमालुद्दीन के द्वारा। और बुखारा में कुछ समय वो रहा और फिर कुतुबुद्दीन के हाथों में उसको बेच दिया गया। कुतुबुद्दीन के साथ रहते हुए उसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न अभियानों में अब धीरे धीरे करके उसने अपनी योग्यता का परिचय देना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद गोरी के विभिन्न अभियानों में 1205-6 में उसने हिस्सा लिया और अपनी वीरता का, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। तो अपनी वीरता का प्रदर्शन जब उसने किया तो उससे जो है मोहम्मद गोरी काफ़ी खुश हुआ। उसने कुतुबुद्दीन को कहा कि इसका खास ख्याल रखना, आने वाले समय में ये एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में काफ़ी फेमस रहेगा। तो इस तरह से जो है उसका जो प्रगति का मार्ग था, उसका जो एक सफलता का जो मार्ग था वो खुल गया था। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और 1206 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दास बन गया। जो दास था वो सुल्तान बन गया। तो यहाँ पे सुल्तान जब 1210 में मारा गया तो दिल्ली के लोगों ने उसको न्योता दिया कि वो दिल्ली आए और दिल्ली के सिंहासन पे बैठे। लेकिन यहाँ पे उसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था रामशाह, उसके बीच में और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हुआ और जिसमें 1211 में ये गद्दी पे बैठा। तो जून 1211 में ये गद्दी पे बैठा। 1211 से 1236 तक का जो टाइम पीरियड था, ये जो है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का समय कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास में 25 वर्षों तक इल्तुतमिश ने राज के, यूं कह लें तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो ये 25 साल जो उसने शासन किया, शुरुआत में उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, चाहे वो यलदौज के लिए थी, चाहे वो नासिरुद्दीन कुबाचा के रूप में थी, मंगोलों के रूप में थी। वो किसी भी रूप में हम बात करें तो वो सारी की सारी कठिनाइयाँ मुंह बाए खड़ी थी, जो शुरुआती शासक बनते ही उसको उनका बड़े धैर्य से सामना करना था। तो उसके शासनकाल को पढ़ने के लिए इसके शासनकाल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसके शासनकाल का, उसमें हम बात करते हैं 1210 से 1211 से 1220 की। दूसरे भाग में 1221 से 1227 की। तीसरे भाग में 1227 से 36 की। पहला जो पार्ट था 1211 से 1220 का, इसमें 1211 से 1220 में उसने अपने साम्राज्य की
विभिन्न जो कठिनाइयाँ थी, चाहे उसके साम्राज्य में होने वाले विभिन्न विद्रोह थे, उनका दमन करने के लिए इसने ध्यान लगाया। दूसरी जो ये कठिनाइयाँ थी 1221 से 1227, इसमें इन 7 सालों के टाइम पीरियड में उसने अपना ध्यान मंगोलों की तरफ लगाया और मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्णतः ध्यान दिया और जो है अपने साम्राज्य को उसने सुरक्षा भी प्रदान की, चाहे अपनी चतुराईवश, धैर्यवश, कूटनीतिवश। उसके बाद 1227 से 1236 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं कि उसने वास्तविक रूप में अपने एक कुशल प्रशासक की जो है एक परिचय दिया, अपने कुशलता का उसने परिचय दिया। तो हम बात करेंगे अब उसकी सफलताओं की जो उसने प्राप्त की। तो ये उसकी सफलताएं जो थी, उसमें सबसे पहला है कुतुबी और मुअज्जी सरदारों का दमन। तो यहाँ पे जैसे ही वो शासक बना तो कड़ा मानिकपुर के आसपास में कुतुबी और मुअज्जी सरदारों ने अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इल्तुतमिश को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। तो अब इल्तुतमिश को इनको जवाब देना था, तो इल्तुतमिश एक भयंकर सेना लेकर के गया। कड़ा के पास उनके बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। कुतुबी और मुअज्जी सरदारों को उसने यहाँ पे बड़ी बुरी तरह से हरा दिया और इस प्रकार से उनका जो है दमन कर दिया। ये इसकी पहली सफलता थी। दूसरा है ताजुद्दीन यल्दौज से संघर्ष। ताजुद्दीन यल्दौज, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पीछे जब हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था, तब हमने ये बात भी की थी कि ताजुद्दीन यल्दौज जो है गजनी का एरिया का जो है मालिक था या वहाँ वो रह रहा था। तो यहाँ पे फारस या ईरान के शाह ने उसको वहां से खदेड़ दिया, ये भाग करके लाहौर आ गया। तो अब इसको एक मौका मिल गया उसको हराने का। तो यहाँ से जो है इनके बीच में एक भयंकर घमासान युद्ध हुआ। यहाँ से भी इसको भागने पे मजबूर कर दिया, उसका पीछा किया उसने और उधर से फारस के शाह ने उसको खदेड़ दिया था, इधर से इसने खदेड़ दिया। तो जो है इस प्रकार से ताजुद्दीन के साथ इसके संघर्ष में भी इसको सफलता हासिल हुई। नासिरुद्दीन कुबाचा की पराजय। तो यहाँ पे नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ भी इसके संघर्ष कह सकते हैं कि हम अगला जो उसकी मुख्य सफलता थी वो ये थी। नासिरुद्दीन कुबाचा भी जो थी पश्चिमी साइड से इसके लिए एक महत्वपूर्ण आक्रमणकारी था, जिसको हरा करके इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया। मंगोल आक्रमणों का भय। यहाँ पे मंगोल जो थे एक बर्बर जाति है मध्य एशिया की और चंगेज खान उनका मुख्य नेता था। चंगेज खान के रूप में मंगोल काफी भय फैला रहे थे और यहाँ पे ईरान के या फारस के जो शाह था उसका पुत्र था, उसके युवराज के पीछे वो लगे हुए थे। वो भाग करके लाहौर आ गए, उसके पीछे पीछे मंगोलों का भी भारत में प्रवेश हो गया। तो यहाँ पे लाहौर से भी उसको खोखरों ने जो है भागने पे मजबूर कर दिया। तो यहाँ पे जो उसका फारस के युवराज ने अब शरण मांगी इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे इल्तुतमिश असमंजस में पड़ गया कि यदि वो युवराज को, जो ईरान के शाह का पुत्र है, यदि वो उसको अपने यहाँ रख लेता है तो सीधी सी बात है कि चंगेज खान से उसकी दुश्मनी सीधे सीधे रूप में तय हो जाएगी और बाद में वो चंगेज खान के एक शत्रु के रूप में जो है हो जाएगा। और चंगेज खान का सामना करने का जो है उसमें किसी भी रूप में साहस नहीं था। एक भयंकर तूफान के रूप में मंगोली सेना चंगेज खान के नेतृत्व में यहाँ पे आ धमकी थी। तो उसने बड़े धैर्य से काम लिया। उसने एक पत्र लिखा उसको युवराज, फारस के जो युवराज था उसको, और कहा कि महाशय, ये जो जगह है, ये जो प्रदेश है मेरे, यहाँ की जलवायु आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से अपना जो है उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसको वो जवाबी जो है पत्र भिजवाया। तो यहाँ पे उसको फारस के शाह के जो युवराज था उसने अपना अपमान समझा और उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इल्तुतमिश भी तैयार हो गया, तो उनके बीच में युद्ध होने ही वाला था कि उसको समझ में आ गया और वो वहां से भाग गया। तो इस प्रकार से मंगोलों के आक्रमण भी यहाँ टल गया, क्योंकि जो मंगोल जिसके पीछे थे उसको जो है इल्तुतमिश ने शह नहीं दी
और वो भी भाग गए और मंगोल भी यहाँ से चले गए। यदि उस टाइम पे वो युवराज के उस युवराज को, फारस का जो युवराज था, उसको यहाँ पे अपने यहाँ शह दे देता या अपने यहाँ रख लेता, तो वो जो है मंगोलों को सामने से चुनौती दे रहा था युद्ध की, जिसका सामना करने का उसमें साहस नहीं था या उसमें जो है दम नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ एक कूटनीति का सहारा लेते हुए मंगोल आक्रमणों का जो भय था टल गया। बंगाल की पुनर्विजय। बंगाल में यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र अली मर्दान शासन कर रहा था। अली मर्दान यहाँ पे शासक था। तो अली मर्दान के शासन करते हुए अली मर्दान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश को राजा मानने से इनकार कर दिया और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में बंगाल का शासक नियुक्त कर लिया और बिहार को भी जीत लिया। तो यहाँ पे उसके आसपास के जो क्षेत्र के जो क्षेत्रीय राजा थे, तो वो ये सहन नहीं कर पाए और उन तुर्की राजाओं ने, उन तुर्की लोगों ने जो बंगाल के आसपास के थे, उन्होंने अली मर्दान की हत्या कर दी और बंगाल, बिहार और उसके आसपास के एरियो पे अपना कब्जा जमा लिया। तो अब जो है उसने सेना भेजी। इल्तुतमिश ने बंगाल के आसपास जो है उन्होंने एक नाजन नाम के व्यक्ति को राजा बनाया था, जो गियासुद्दीन की उपाधि करके धारण करके राजा बना था। तो इल्तुतमिश की सेना को देखते ही उसने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही अधीनता स्वीकार करवाने के बाद इल्तुतमिश की सेना वापस दिल्ली लौटी, तभी जो है उसने अपने आप को फिर से यहाँ का राजा घोषित कर दिया। तो 2-3 बार ऐसा हुआ और अंत में 1225 में यहाँ जो है उसकी हत्या कर दी गई और यहाँ पे बंगाल को पूरी तरह से इल्तुतमिश के अधीन कर लिया गया। राजपूतों से युद्ध। यहाँ पे राजपूत भी विभिन्न जगहों पे, चाहे वो कालिंजर का दुर्ग था, रणथंभौर का दुर्ग था, यहाँ पे अपने आप की स्वतंत्रता वो घोषित कर चुके थे। तो राजपूतों के साथ भी कई बार उसके संघर्ष हुए और इस तरह से राजपूतों का भी वही स्थिति थी जो हमने अभी बंगाल में पढ़ी है कि वह एक बार तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते, लेकिन जैसे ही वो सेना लेकर के वापिस जाता तो अपना जो है वो अपनी स्वतंत्रता निश्चित कर देते। तो इस प्रकार से राजपूतों को एक बार तो उसने पराजित कर दिया था, लेकिन बाद में वो फिर से स्वतंत्र हो गए। दोआब में पुनर्विजय। दोआब को भी उसने जो है 2-3 बार जीता था और अब उसने वास्तविक रूप में दोआब को पूर्ण रूप से बंगाल की तरह ही जीत लिया था। तो ये जो है बंगाल या राजपूतों के विभिन्न इलाके या दोआब या फिर जो लाहौर उसके आसपास का एरिया था, गजनी का एरिया था, उस पे पूर्ण रूप से जो है इसका कब्जा हो गया था। एक बड़े साम्राज्य के मालिक के रूप में इल्तुतमिश की ये मुख्य सफलताएं थी। तो कुछ एक अन्य सफलताएं भी थी इल्तुतमिश की। अन्य सफलताओं में हम बात करेंगे दल चालीसा का गठन। दल चालीसा 40 तुर्क सरदारों का, 40 गुलाम तुर्क सरदारों का दल था, समूह था, जो उसने जो है गठित किया था, बनाया था। और ये उसके जो है मुख्य सलाहकार थे या उसके प्रशासनिक सेवाओं में उसके मुख्य सहयोगी थे, या यूं कहे कि उसके मुख्य विश्वास पात्र थे, जो उसको हर पल सैनिक सहायता के रूप में या हर प्रकार की सेवा देने के लिए तैयार रहते थे। तो ये 40 गुलाम सरदारों का एक गठन था जो उसको प्रशासनिक सहायता के लिए पूरी तरह जो है तैयार रहता था। इक्तादारी प्रथा का प्रचलन। दूसरा जो है उसने एक प्रथा चलाई थी, इक्तादारी प्रथा। उसने पूरे साम्राज्य की भूमि को इक्ताओं में बांट दिया था और अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को इक्ता के रूप में जो है वेतन वो देता था। इक्ता दे दी उसको, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जिसको इक्ता कहा जाता था, और उस भूमि के टुकड़े से लगान इकट्ठा करके वो इक्तादार, क्योंकि जिसको इक्ता मिली है वो इक्तादार कहलाएगा, वो इक्तादार अपना वेतन काट करके बाकी का जो बचा हुआ है वो केंद्र में जमा करवाएगा और वहां से जो है अपनी सैनिक सहायता भी उसको जो है सम्राट को देगा। और इस तरह से ये इक्तादारी प्रथा का जो उसने प्रचलन किया था, ये भी साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण
साबित हुई थी। नवीन मुद्रा, उसने एक नई मुद्रा का प्रचलन किया था, चांदी का टंका, जो 175 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का था, जिसको चांदी का टंका कहा जाता है। कई जगहों पे टका भी लिखा मिलेगा। और एक जो है तांबे का सिक्का भी चलाया था उसने, जिसको जीतल कहा जाता था। तो नवीन मुद्रा का प्रचलन उसने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं न्याय का उचित प्रबंधन। उसने न्याय का उचित प्रबंधन किया था। अपने राजमहल के बाहर उसने पत्थर के 2 सिंह बनवा रखे थे, जिनके गले में घंटियां बंधी हुई थी। यदि किसी व्यक्ति को ये लगता कि उसको सम्राट से न्याय चाहिए तो वो घंटी बजा सकता था और न्याय की गुहार लगा सकता था। उलेमा वर्ग का राजनीति में योगदान, यहाँ पे उसने जो उस समय का जो धार्मिक वर्ग था, उलेमा वर्ग था, उस को भी राजनीति में मुख्य योगदान रहा उसका, क्योंकि उसके दरबार में काफी जो है मुख्य मौलवियों का योगदान रहता था। तो उससे जो है राजनीति में भी उनकी पैठ जमने लगी। कला व साहित्य, कला और साहित्य की बात करें तो कला के रूप में जो है उसने साधु संतों के लिए ऊंचे और नीचे दरबार में ऊंचे और नीचे स्थान जो है बनवा रखे थे। और दूसरा हम बात करें कुतुब मीनार की, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी 7 मंजिलें हैं, जिसमें से पहली 3 मंजिलें बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद की जो 4 मंजिलें हैं वो बनवाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। साहित्य के लिए यदि हम बात करें तो उसके दरबार में मिन्हाज सिराज जैसा महत्वपूर्ण इतिहासकार हुआ है। खलीफा के द्वारा सम्मान, तो उसको खलीफा के द्वारा सम्मान पत्र मिला, जो बगदाद के खलीफा द्वारा दिया गया। वैधानिक रूप से जो उसको कानूनी हक मिल गया एक राजा का, और उसके राज्य को, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को वैधानिक रूप से जो है हक मिल गया था। और यदि हम बात करें धार्मिक नीति की उसकी, कि वो धार्मिक रूप से कैसा था, तो धार्मिक नीति के रूप में बात करते हुए हम ये बात करेंगे कि वो एक धर्मांध मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था, जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। और सिया जो मुस्लिम लोग हैं उनके सिया और सुन्नी ये 2 होते हैं। तो सिया जो होते हैं वो थोड़े नरम दिल मुस्लिम होते हैं, नम्र होते हैं, और जो सुन्नी होते हैं वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ना, हिंदुओं को काफिर कहना, काफिर समझना, सिया लोगों से भी घृणा करना। तो उसी तरह का बर्ताव इल्तुतमिश का रहा है। तो इससे सीधी सी बात है, जाहिर है कि हिंदू जनता के ऊपर काफी अत्याचारपूर्ण रवैया उसका रहा होगा। राज्य विस्तार की यदि बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर के उसका जो साम्राज्य था, पूर्व में बंगाल तक उसका साम्राज्य, और पश्चिम में सिंध तक विस्तृत था। उसके बाद जब वो बामियान क्षेत्र की विजय के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसकी सेहत बिगड़ गई, और फिर वो वापस आ गया, और वो कार्यक्रम उसने अपना स्थगित कर दिया। और जैसे उसको पता चला कि वो ठीक नहीं होने वाला है, तो उसने अपने विश्वास पात्र मलिक अमीर या उसके जो विश्वास पात्र सरदार थे उनको बुलाया, और अपने जो है अंतिम लफ्ज कहे कि मेरी मृत्यु के बाद जो है मेरी पुत्री रजिया को सुल्तान बनाया जाए। हालांकि उसके पुत्र भी थे, लेकिन उसने अपनी पुत्री रजिया को जो है आगे अपनी गद्दी के लिए अपना उत्तराधिकारी पहले ही जो है बता दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री रजिया सुल्तान ही जो है रजिया ही सुल्तान बनेगी, गद्दी पे बैठेगी। और इस तरह से अप्रैल 1236 में एक दूरदर्शी, साहसी, धैर्यवान सुल्तान इल्तुतमिश की, शमशुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। शमशुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है, जिसने अपने सूझबूझ से, अपने धैर्य से, साहस से और अच्छी सैनिक योग्यताओं से और प्रशासनिक योग्यताओं से अपने जो है राज्य को साम्राज्य में तब्दील कर दिया। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।